सन 1921 से लेकर 1937 तक भारत में जो सरकार कार्य कर रही थी उसे द्वैध शासन के नाम से भी जानते हैं। द्वैध शासन का अर्थ जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनेल कर्टिस ने अपनी किताब डायरकी में बताया था। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत साल 1919 के भारत सरकार अधिनियम के जरिए हुई थी। द्वैध शासन की शुरुआत के पीछे एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का योगदान था। द्वैध शासन की शुरुआत के बाद भारत सरकार की ब्रिटिश संचालित कार्यकारी शाखा पहली बार लोकतांत्रिक आदर्शों के अधीन आई। आइए इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर नजर डालते हैं। सन 1917 तक भारतीयों को शिक्षा का महत्व ज्ञात हो चुका था और अब वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रयत्नशील थे। परंतु इसी बीच में उन्हें कुछ गहन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और वस्तुओं का मूल्य काफी बढ़ गया था। देश में महामारी, कालाजार और नजला आदि का प्रकोप था। देश की ऐसी परिस्थिति में शिक्षा क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए। सन 1917 ईस्वी में भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ संपूर्ण भारत का भ्रमण करके देश की राजनैतिक परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सम्मिलित नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और शासन में सुधार के लिए उन्होंने बहुत से सुझाव रखे। 1916 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक नियम द्वारा ये सब सुधार स्वीकृत कर लिए गए और 1921 ईस्वी में कार्यान्वित होने लगे। इस सुधार कानून के लागू होने के पहले केंद्रीय सरकार ही नियम बनाती थी और वही उसे कार्यान्वित करती थी। परंतु अब इन नए कानून के लागू होने से सभी प्रांतों में दोहरा शासन चलने लगा। अब प्रांतीय शासन में दो भाग हो गए थे, प्रथम सुरक्षित और द्वितीय हस्तांतरित। शिक्षा का कार्य प्रांतीय जनप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया। परंतु फिर भी सीमा प्रांत अजमेर, मारवाड़, बंगलौर, दिल्ली, सिकंदराबाद, बिलोचिस्तान और यूरोपियनों की शिक्षा पर केंद्रीय सरकार का ही नियंत्रण रहा। इसके अतिरिक्त दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस के विश्वविद्यालय पर भी केंद्रीय सरकार ने अपना पूर्ण नियंत्रण रखा। मॉन्टफोर्ड के सुधारों ने शिक्षा में प्राण फूंक दिए और इसकी प्रगति में तीव्रता आई। जिला परिषदों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं का उत्तरदायित्व भी बढ़ा दिया गया। द्वैध शासन के कारण शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों के हाथ में तो आ गया, परंतु उससे कोई विशेष लाभ न हुआ। वे हथियार रहित सैनिक की भांति थे, क्योंकि वित्त विभाग अंग्रेज मंत्रियों के अधिकार में रहा और ये अंग्रेज गवर्नरों के अधीन होते थे। भारतीय मंत्री सुंदरतम योजनाएं बना सकते थे, परंतु उन्हें कार्यान्वित करने के लिए रुपए की आवश्यकता थी और वह उनके वश में न था। अतः ये योजनाएं कागज पर ही रह जाती थीं। दूसरी कठिनाई यह थी कि भारतीय मंत्रियों और आईईएस अधिकारियों के बीच में एक दूरी बनती जा रही थी, क्योंकि अधिकारियों के पास अधिक अधिकार था और मिनिस्टरों के पास कम था। अंत में सिविल सर्विसेज इन इंडिया के संबंध में लॉ कमीशन के अनुसार आईईएस का चुनाव समाप्त कर दिया गया। इसलिए सरकार अखिल भारतीय शिक्षा नीति की आवश्यकता का अनुभव कर रही थी। तीसरी कठिनाई यह थी कि प्रांतीय सरकारों के पास धनाभाव था, क्योंकि केंद्रीय सरकार राजस्व का कोई भी अंश शिक्षा के संबंध में नहीं खर्च करना चाहती थी। चौथी कठिनाई यह थी कि गवर्नरों के अधिकारों की कोई सीमा न थी, अतः वे उसका दुरुपयोग करते थे। उपरोक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि राष्ट्रीय आंदोलन लोगों के हृदयों में इतना घर कर चुका था कि सन 1916 ईस्वी के विधान में लोगों का किंचित मात्र भी विश्वास नहीं था। वे उसे केवल धोखा समझते थे।
प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हो जाने के कारण केंद्रीय सरकार का महत्व समाप्त हो गया और अब वह कोई अखिल भारतीय नीति नहीं स्थापित कर पाती। हर्टाग समिति, साइमन कमीशन को भारतीय शिक्षा के विकास पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को आज्ञा प्रदान की गई थी और इस संबंध में उसको यह अधिकार दिया गया था कि वह एक समिति नियुक्त कर सकती है। उसी के परिणामस्वरूप हर्टाग समिति को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया था। समिति ने तत्कालीन भारत की शिक्षा के सभी पहलुओं का अध्ययन किया। सितंबर सन 1929 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 1918 से 1927 ईस्वी तक शिक्षा की बड़ी उन्नति हुई और यह उन्नति केवल संख्यात्मक ही नहीं वरन गुणात्मक भी हुई। समिति ने यह भी बताया कि संपूर्ण भारत के सभी वर्षों में सर्वत्र शिक्षा के प्रति जागरूकता है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, अछूत, हरिजन और महिला वर्ग सभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित है। यही कारण है कि छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्राथमिक शिक्षा सन 1921 के पूर्व हो कई प्रांतों में अनिवार्य शिक्षा का नियम बन चुका था और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। सन 1921 से 37 ईस्वी के मध्य भी कई प्रांतों में अनिवार्य शिक्षा के नियम पास किए गए और वहां भी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। बंबई में सन 1623 ईस्वी में अनिवार्य शिक्षा कानून पास हुआ, जिसके अनुसार बंबई नगर को छोड़कर शेष पूरे प्रांत में बालक और बालिकाओं दोनों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। संयुक्त प्रांत में सन 1926 ईस्वी में जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा नियम पास हुआ, जिसके अनुसार बालक और बालिकाओं दोनों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। परंतु यह नियम देहात के लिए था, न कि नगरों के लिए, क्योंकि जिला परिषदों के क्षेत्र देहात ही थे। आसाम में सन 1926 ईस्वी में यहां भी प्राथमिक शिक्षा नियम पास किया गया। इसके अनुसार नगर तथा गांव में बालक तथा बालिकाओं दोनों के लिए यह नियम लागू हो सकता था। शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल कभी भी पिछड़ा न था। बंगाल की सरकार तथा जनता प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रही थी। अतः प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों के पुनर्संगठन एवं प्रबंध के लिए सन 1930 ईस्वी में बंगाल में प्राथमिक शिक्षा कानून पास किया गया। इस कानून के पास हो जाने से आशा का संचार दिखाई पड़ने लगा और ऐसा जान पड़ने लगा कि अब प्राथमिक शिक्षा सभी बालक और बालिकाओं को प्राप्त हो सकेगी। यह कानून पूरे प्रांत के लिए लागू था, परंतु कलकत्ता नगर तथा अन्य नगर पालिकाओं के लिए न था। इस कानून के अनुसार जिला बोर्डों को अधिकार दिया गया कि वे प्राथमिक शिक्षा कर लगा सकते थे और 6 से 11 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। पंजाब में प्राथमिक शिक्षा का इस काल में अन्य प्रांतों से अधिक विकास हुआ। हर्टाग समिति ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि उसकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। शिक्षा संतोषजनक न थी क्योंकि उसके रास्ते में अनेक बाधाएं थीं, जिनमें पहली बाधा के रूप में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा कर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। दूसरा, अधिकांशतः लोग ग्रामों में रहते थे और उनके सामने निरक्षरता, निर्धनता, आए दिनों की बीमारियां तथा आवागमन के साधनों की असुविधा आदि मुख्य कठिनाइयां थी। तीसरा, जातीय भेद एवं अंधविश्वास के कारण भी शिक्षा का विकास रुका था। इसके अतिरिक्त भोजन और वस्त्र के कारण बालकों को कम आयु में ही कार्य में लग जाना पड़ता था, अतः उनके पास समय न था। इसके अलावा भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रचार के कारण भी काफी कठिनाइयां थी। अधिकतर लोग पिछड़े हुए थे और उनको प्रोत्साहित करने का कम प्रयास किया गया। सरकार भी उदासीन थी और प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक न समझती थी। समिति ने यह बताया कि प्रांतीय सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा क्षेत्र में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा आज इस दशा में है। यदि सरकारें इस ओर ध्यान देती तो प्राथमिक शिक्षा की आज यह दशा न होती। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी थी, परंतु उससे वास्तविक लाभ न हो रहा था,
क्योंकि पाठ्यक्रम अत्यंत अनुपयुक्त था। उससे बालकों को उचित लाभ न हो पाता था। प्राय ऐसे स्कूलों की अधिकता थी जिनमें एक ही अध्यापक होता था और सारे विषयों को वही पढ़ाया करता था। एक ही अध्यापक सभी विषय को ठीक से न पढ़ा पाता था। शिक्षा का स्तर निम्न था। समिति ने इस ओर ध्यान दिया और शिक्षा स्तर को उच्च करने की सिफारिश की, जिनमें कहा गया कि स्कूलों की संख्या तो अधिक है, परंतु वे अत्यंत छोटे छोटे हैं और उन पर व्यय अधिक होता है। उनके लिए विशेष प्रबंध किया जाए। अध्यापकों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए। प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षा काल कम से कम 4 वर्ष कर दिया जाए और उनका सामान्य स्तर ऊंचा किया जाए। विद्यालय का कार्यक्रम उसके वातावरण और परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाए। विद्यालय के खुलने का समय तथा अवकाश आदि स्थानीय दशा के अनुसार निश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए और उसे जीवनोपयोगी बनाया जाए तथा बालकों के लिए काफी विषय एवं विभिन्न प्रकार के विषय रखे जाएं। अनिवार्य शिक्षा आवश्यक है, परंतु उसको लागू करने के पूर्व उसकी निश्चित रूपरेखा तैयार की जाए और काफी विचार विमर्श किया जाए। माध्यमिक शिक्षा हर्टाग समिति ने विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन किया। समिति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की दशा अच्छी थी और इसमें विशेष प्रगति हुई थी, परंतु फिर भी कुछ बड़े दोष थे जिनके कारण वांछित लाभ और प्रगति न हो सकी। समिति ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह था कि माध्यमिक विद्यालय का बालक विश्वविद्यालय का छात्र होने की कल्पना में ही तल्लीन रहा करता था। मैट्रिकुलेशन परीक्षा में काफी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण होते थे, जिसके कारण काफी धन और समय व्यर्थ हो जाता था। समिति ने इन दोषों के 2 बड़े कारण बताए, जिसमें कहा गया कि प्रारंभिक अवस्था में जबकि बालकों की मानसिक आयु उच्च कक्षाओं के योग्य नहीं होती थी, कक्षोन्नति प्रदान करना। उच्च शिक्षा के लिए कोई बंधन न था। काफी संख्या में छात्र प्रवेश लेते थे और उनमें बहुत ऐसे भी छात्र प्रवेश पा जाते थे जो उच्च शिक्षा के लिए सर्वथा अयोग्य थे। समिति ने कहा कि मिडिल स्कूलों का कोर्स बड़ा संकुचित है और इसको उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात बालक स्वयं कुछ नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात बालक स्वयं कुछ नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना ही उसका एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। यदि अधिकांश बालकों की आवश्यकताएं यहीं पूर्ण हो जाया करे तो यह असफलता कम हो जाए। मिडिल स्कूलों के पश्चात पाठ्यक्रम को औद्योगिक और व्यापारिक 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हाई स्कूलों में कई वैकल्पिक विषयों को रखा जाए, जिससे उनको अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का पूर्ण अवसर मिले। समिति ने कहा कि ऐसा करने से न केवल उनकी समस्याओं का निदान हो सकेगा, वरन ग्रामीण क्षेत्रों का सुंदर वातावरण बनेगा। समिति ने बताया कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिए अध्यापकों की दशा में सुधार आवश्यक है, क्योंकि जब अध्यापक संतुष्ट न होंगे तो वे कार्य अच्छा नहीं कर सकते। उनके वेतन में वृद्धि की जाए और सेवा संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। सन 1937 ईस्वी में भारतीयता और भारतीय समस्याओं को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा में कुछ परिवर्तन भी किए गए। इन समस्याओं में सर्वप्रमुख भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना था। यद्यपि देश प्रेमियों का यह स्वप्न सन 1937 ईस्वी तक अधूरा ही रहा, परंतु इतना अवश्य हो गया कि भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित पद दिया गया और अब वे भी अंग्रेजी के समकक्ष रखी गईं। उच्च शिक्षा सन 1921 से 37 ईस्वी की अवधि में माध्यमिक शिक्षा का काफी विस्तार हो चुका था। छात्र संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय का विस्तार भी स्वाभाविक था, क्योंकि माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा समाप्त करने के पश्चात छात्रगण विश्वविद्यालयों में प्रवेश चाहते थे। दूसरा कारण उच्च शिक्षा के प्रति जनता का अनुराग था। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ने का एक यह भी कारण था कि माध्यमिक विद्यालयों में औद्योगिक और टेक्निकल शिक्षा का सर्वथा अभाव था।
इस शिक्षा को समाप्त करने के पश्चात उनको न तो शोध कहीं नौकरी ही मिलती थी और न स्वयं ही कुछ कर सकते थे। विश्वविद्यालय ही एकमात्र शरणागार था। अब प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हो चुका था और लोगों का विश्वास हो चला था कि उच्च शिक्षा आवश्यक है। लगभग 16 वर्षों को इस अवधि में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। इस अवधि में दिल्ली 1922, नागपुर 1923, आगरा 1927, आंध्र 1926, अन्नामलाई 1926 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। दिल्ली में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था इसमें हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज और रामजस कॉलेज शामिल थे, परंतु 1934 ईस्वी में इसे संचीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। नागपुर में यह मध्य प्रांत में एक संबंधक विश्वविद्यालय था। कुछ दिनों पश्चात एक कानून कॉलेज भी खोल दिया गया और शिक्षण व्यवस्था भी कर दी गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्षेत्र अधिक बढ़ जाने के कारण सन 1927 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और राजपूताना, ग्वालियर, विंध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेज इससे संबंधित किए गए। मद्रास प्रांत के उत्तरी भाग आंध्र में सन 1926 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसमें टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसका उपकुलपति निर्वाचन द्वारा नियुक्त किया जाता था। प्रारंभ में यह विजयवाड़ा स्थान पर था, परंतु आजकल वाल्टेर में है। दक्षिणी मद्रास में चिदंबर स्थान पर अन्नामलाई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। यह महाराजा अन्नामलाई को कृपा से स्थापित हुआ था। इन्होंने 3 कॉलेज और 20 लाख रुपया देकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ तमिल, तेलुगु तथा भारतीय इतिहास आदि के उच्च अनुसंधान कार्य होते हैं। यहाँ के ओरिएंटल और संगीत कॉलेज बड़े प्रसिद्ध हैं। सन 1921 से 1937 की अवधि में बंबई, मद्रास और पटना विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया गया और वहाँ उच्च शिक्षा को उन्नति एवं अनुसंधान की व्यवस्था की गई। पंजाब एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय का विस्तार किया गया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्ण शैक्षणिक बनाया गया। इन प्रयत्नों से विश्वविद्यालयों के स्तर, आकार, प्रकार एवं अनुसंधान कार्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं उनका दृष्टिकोण भी व्यापक हुआ। सन 1921 से 27 ईस्वी की अवधि में विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य करने वाले छात्रों के लिए सुसमृद्ध पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई और उन्हें छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की सुविधाएं देकर काफी प्रोत्साहन दिया गया। अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त सैनिक शिक्षा का भी श्री गणेश किया गया और यूडीसी संस्था स्थापित की गई। इस शिक्षा से छात्रों में मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक गुणों का विकास होने लगा और शीघ्र हो इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। यही नहीं, कुछ विश्वविद्यालयों में तो सैनिक शिक्षा विज्ञान का एक स्वतंत्र विषय रख दिया गया। शारीरिक शिक्षा एवं सैनिक शिक्षा के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में छात्रावासों की भी व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालय के छात्रों की चिकित्सा एवं देखभाल के लिए चिकित्सकों की नियुक्तियां की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार सन 1921 ईस्वी के पश्चात स्थापित विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। आयोग ने कहा था कि या तो इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से एकदम अलग कर दिया जाए या इन पर विश्वविद्यालयों का पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण होना चाहिए। ढाका विश्वविद्यालय ने अपने को इस उत्तरदायित्व से अलग रखा। इसके लिए बंगाल सरकार की अध्यक्षता में एक बोर्ड की स्थापना की गई। अलीगढ़, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों ने भी यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया और एक बोर्ड की स्थापना की गई। दिल्ली और मद्रास विश्वविद्यालयों ने इसकी व्यवस्था की। अब इन विश्वविद्यालयों को अधिकार दिया गया कि भविष्य में जब कभी वे चाहे इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से हटा दें। इंटरमीडिएट कक्षाओं की इस व्यवस्था से विश्वविद्यालयों को बड़ी क्षति पहुंची क्योंकि इनसे पर्याप्त धन मिलता था। इस क्षति को देखकर शीघ्र ही परस्पर वाद विवाद प्रारंभ हो गया। परिणामस्वरूप सन 1927 ईस्वी के पश्चात स्थापित विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षाएं रख ली गई।
सन 1928 ईस्वी में बंबई विवाद प्रारंभ हो गया। परिणामस्वरूप सन 1927 ईस्वी के पश्चात स्थापित विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षाएं रखी गई। सन 1928 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय और इसी वर्ष अन्य तथा एक वर्ष पश्चात अर्थात सन 1926 ईस्वी में अन्नामलाई और सन 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय कानून पास हो गया। उसके अनुसार इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय के प्रबंध में ही रखी गईं। दिल्ली और मद्रास विश्वविद्यालयों का भी यही हाल रहा। संयुक्त प्रांत में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड स्थापित किया गया। यह बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं संचालित करता था। इन कक्षाओं को मान्यता देना तथा इनका पाठ्यक्रम निर्धारित करना भी इसका काम था। सन 1927 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा लेने का अधिनियम बना दिया, परंतु ऐसा हो न सका क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का न रखा जा सका।